आज हम आपके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। यहीं से हमारी इंटर की कक्षाओं में बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते रहे हैं और वो है गोलीय तलों पर प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑन स्फेरिकल सरफेस। तो इसमें सबसे पहले आता है अवतल सतह पर प्रकाश का अपवर्तन। क्लियर? अब देखिए बच्चों, हम फिगर देखते हैं। ये विरल माध्यम है। ये कैसा माध्यम है बच्चों? विरल माध्यम है। ठीक, ये वायु हो सकती है या कुछ भी, एनीथिंग। और ये सघन माध्यम हुआ, कांच है ये या किसी भी तरह की अवतल सतह है, सघन माध्यम हुआ। इस माध्यम का अपवर्तनांक n1 और इस माध्यम का अपवर्तनांक n2। अब इस पे बच्चों ये एक बिंदु वस्तु रखी है O, ठीक है, किसके सामने? अवतल सतह के सामने। तो इससे प्रकाश की किरण चलेगी और सीधी स्ट्रेट जाएगी और ये अपवर्तन के पश्चात अभिलंब की ओर झुकेगी। अभिलंब जो डाला जाता है वो वक्रता केंद्र से डाला जाता है, सीधा स्ट्रेट। देखो ये मैंने डाल रखा है इस तरह से CA। तो जब ये अभिलंब की ओर झुकेगी, इसको यदि हम पीछे की तरफ बढ़ाएंगे ऐसे, तो हमें ऐसा प्रतीत होगा कि ये I बिंदु से आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि O बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना? I पर बना। क्लियर हो रहा है ये सब? फिर से समझ लीजिए। देखिए O बिंदु वस्तु है, ये अवतल सतह के सामने रखी है, इससे प्रकाश की किरण चलेगी OA, इसका अपवर्तन हुआ, यह अभिलंब की ओर झुकी और इसे हमने पीछे की तरफ बढ़ाया तो ये I से आती हुई प्रतीत होगी। प्रतीत होगी शब्द याद रखिए, इसलिए ये आभासी प्रतिबिंब हुआ। किसका? बिंदु वस्तु O का I प्रतिबिंब हुआ। और C है बच्चों इसका वक्रता केंद्र। अब दूरियों की बात कर लेते हैं। जहाँ वस्तु रखी हुई होती है, आपने पढ़ा होगा 10th में, उसकी दूरी ध्रुव से -u, क्योंकि किसके सामने है? अवतल सतह के सामने की। याद रखना, लेंस हो, दर्पण तो अब है ही नहीं सिलेबस में, लेंस कोई भी हो, सतह कोई भी हो, उसके सामने की दूरियां नेगेटिव और उसके पीछे की दूरियां हम पॉजिटिव लेंगे। तो देखिए O वस्तु जो रखी है वो किसके सामने रखी है? अवतल सतह के सामने रखी है। तो इसलिए अवतल सतह के लिए ये दूरी कैसी होगी? u का मान ऋणात्मक होगा। यहाँ पर हम प्रतिबिंब बना रहे हैं, तो ये प्रतिबिंब की किससे दूरी? बोलो, अवतल सतह से दूरी, ये -v। और ये वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र की ध्रुव से दूरी ये r कहलाती है, वक्रता त्रिज्या। क्लियर? अब देखिए ये एंगल, ये कोण हम हमेशा I या अल्फा दिखाया करेंगे, ये कोण बीटा और ये कोण गामा। इस फिगर को आप बड़ी सावधानी से बनाइए, ठीक है? अब नोट्स लीजिए। माना अवतल सतह के सम्मुख रखी बिंदु के आकार की वस्तु है। बिंदु वस्तु O का प्रतिबिंब I प्राप्त होता है। I प्राप्त होता है। तब चित्रानुसार स्नेल के नियम से अब यहां ध्यान रखेंगे बच्चों। देखिए ये बिंदु वस्तु से चलने वाली किरण हुई और ये अभिलंब हुआ AC। इसके बीच बच्चों ये कोण जो बना ये I कहलाएगा। ये प्रतिबिंब है, ठीक है, ये R है दूसरे माध्यम में, अपवर्तन कोण R, तो बेटा ये R हुआ, ठीक है। तो स्नेल का नियम लगाओ,
देखिए प्रकाश की किरण कहाँ से जा रही है, N1 से N2 में जा रही है, तो हम इसे कहेंगे 1N2 इक्वल टू N2/N1। पिछली वीडियो मैंने समझाया था कि जिसका अपवर्तनांक बाद में आता है वायु के सापेक्ष उसका ऊपर जाता है, जिसका पहले आता है जिसके सापेक्ष होता है उसका नीचे जाता है, बराबर sin I/sin R। चूंकि अब देखिए वस्तु हमारी बिंदु के आकार की है, तो ये I और R कोण कैसे होंगे, सूक्ष्म होंगे, चूंकि कोण I तथा कोण R सूक्ष्म कोण है। कैसे कोण है बच्चों, सूक्ष्म कोण है, इसलिए sin I को हम लगभग बराबर I के लिख सकते हैं और sin R को लगभग बराबर R लिख सकते हैं। तब देखिए यहाँ रखिए N2/N1 बराबर I/R, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, या N1I बराबर N2R। ये समीकरण नंबर फर्स्ट हुई। इतना समझ में आ रहा सबको, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए चित्रानुसार आपने त्रिभुज की एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि बहिष्कोण जो होता है वो सुदूर के अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। पढ़ी है सबने। जैसे मैं आपको एक त्रिभुज बना के दिखा दूं, ये मान लो एक त्रिभुज है, ये बेटा इसका बहिष्कोण हुआ, अंदर के कोण ये अल्फा बीटा, तो ये वाला कोण जो होगा गामा वो किसके योग के बराबर होगा, गामा बराबर होगा अल्फा प्लस बीटा। ये त्रिभुज की प्रॉपर्टी आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ी होगी। तो चित्रानुसार देखिए त्रिभुज OAC में, त्रिभुज कौन से में, देखिए ध्यान से, OAC में, तो बेटा ये बहिष्कोण हुआ और अंदर वाला कोण क्या हुआ, एक तो अल्फा हुआ और एक ये पूरा कोण आई हुआ। तो आप ये कहेंगे अल्फा प्लस आई बराबर गामा, या आई बराबर गामा माइनस अल्फा। अब त्रिभुज किस में ले लो, त्रिभुज IAC में, IAC में। तो देखिए क्या हुआ, अंतर वाले कोण, अंदर वाले कोण हुए, एक तो ये बीटा हुआ बच्चों इसके लिए और एक ये R हुआ। तो बहिष्कोण तो अब भी गामा ही है, ये बहिष्कोण अब भी गामा ही है, तो क्या कहेंगे आप, बीटा प्लस R इक्वल टू गामा, तो R इक्वल टू हुआ गामा माइनस बीटा। इतना क्लियर हो रहा है, चलिए गुड। अब आप इसमें I और R के मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में I और R के मान रखने पर, I और R के मान रखने पर तो रखिए, देखिए क्या है, N1I, N1I, I की वैल्यू कितनी निकाली बच्चों हमने, गामा माइनस अल्फा बराबर N2, R की वैल्यू कितनी निकाली हमने बच्चों, गामा माइनस बीटा। ये समीकरण नंबर 2। इतना समझ में आ रहा है, कोई डाउट तो नहीं है। अब देखिए जब I और R कोण ही सूक्ष्म है तो अल्फा बीटा और गामा कोण भी कैसे होंगे, सूक्ष्म होंगे, क्योंकि अल्फा बीटा और गामा कोण सूक्ष्म है
ये कैसे हैं बच्चों? सूक्ष्म हैं। अतः देखिए उस स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि ये m हमने लंब डाला है, ये AM, ये P के निकट होगा। अतः लंब AM, लंब AM भुजा AP के निकट होगा। तब देखिए त्रिभुज, ध्यान से देखना, त्रिभुज OAC में, OAM में, सॉरी, देखिए बच्चों tan अल्फा सूक्ष्म कोण है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? लगभग बराबर अल्फा बराबर लंब बटे आधार। लंब क्या हुआ बच्चों? AM, आधार क्या हुआ? OM। अब OM बराबर हम किसके मान सकते हैं? ये लगभग बराबर का चिन्ह है, ध्यान रखना, ये लगभग बराबर का चिन्ह है ऐसे। AM अपॉन OM को हम लिख सकते हैं OP, और OP क्या है हमारे पास? -U। तो AM अपॉन -U, आपकी सुविधा के लिए मैं लिख भी देता हूँ आपको। OP है हमारे पास -U, IP है -V क्योंकि प्रतिबिंब बन रहा है वहाँ पर, और CP है -R। ठीक है, तो AM अपॉन -U आया। त्रिभुज IAM में देखो ध्यान से, IAM में tan बीटा लगभग बराबर बीटा, और ये आया बच्चों AM अपॉन IM, लंब बटे आधार, और IM को हम लगभग बराबर किसके मान लेंगे? बोलो, IP के। और IP हमारे पास क्या है बताओ? IP है हमारे पास -V। अब त्रिभुज किस में आओ? CAM में tan गामा लगभग बराबर गामा बराबर AM अपॉन क्या हुआ बच्चों? CM, और CM को हम लगभग बराबर क्या लिख सकते हैं? CP, और ये लगभग ये बराबर हुआ AM अपॉन -R। क्लियर है इतना? चलिए शाबाश। अब हम अल्फा बीटा गामा के मान कहाँ रखेंगे? समीकरण सेकंड में रखेंगे। तो समीकरण 2 में अल्फा बीटा गामा के मान रखने पर, समीकरण 2 में अल्फा बीटा और गामा के मान रखने पर तो क्या आया बच्चों? रखिए वैल्यू N1, गामा की वैल्यू रखिए AM अपॉन -R माइनस, देखिए इसके बाद में क्या अल्फा AM अपॉन -U इक्वल टू N2, रखिए वैल्यू, गामा की वैल्यू AM अपॉन -R माइनस क्या है? बीटा, बीटा की वैल्यू AM अपॉन -V। क्लियर? AM कॉमन निकाल के हम कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करिए -N1 अपॉन R, ये बेटा माइनस माइनस प्लस हो गया, N1 अपॉन U इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई कीजिए -N2 अपॉन R माइनस माइनस प्लस N2 अपॉन V। अब क्या करेंगे? पक्षांतर करेंगे, इसको इधर लाएंगे तो देखिए इधर आ गए प्लस का N2 अपॉन R
माइनस n1/r बराबर, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस का होगा n2/v माइनस n1/u। तो देखिए इसको इधर लिख लें, इसको इधर लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या n2/v माइनस n1/u बराबर r लघुत्तम ले लो n2 माइनस n1। ये अपवर्तन का सूत्र आ गया किस पर? अवतल सतह पर। क्लियर? अब देखिए हम न्यूमेरिकल्स के लिए इसको थोड़ा सा, यदि एग्जाम में आता है कि अवतल सतह पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र स्थापित कीजिए, तो आपको यहीं तक करना है, लेकिन हमें इस पर न्यूमेरिकल भी करने हैं। तो न्यूमेरिकल्स के लिए वस्तु वास्तव में कहाँ रखी रहती है? वायु में रखी रहती है। और प्रकाश कहाँ जा रहा होता है? सघन माध्यम में या कांच में जा रहा होता है या किसी अन्य माध्यम में। तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे? उस स्थिति में बच्चों हम n1 तो 1 हो जाएगा वायु के लिए, या निर्वात के लिए लगभग 1 होता है, निर्वात के लिए 1 होता है, वायु के लिए लगभग 1 होता है, 1.008 होता है अपवर्तनांक, तो हम उसे 1 ही मान लेते हैं। अब देखिए, यदि बिंदु वस्तु वायु में स्थित हो तो n1 बराबर 1 हो गया बेटा, तथा n2 को हम क्या ले लेंगे? कांच है, ये ग्लास है, n2 बराबर Ag। प्रकाश की किरण एयर से ग्लास में जा रही है, वायु से कांच में जा रही है। तब यहाँ रखिए, तो समीकरण थर्ड से क्या आया सूत्र बच्चों हमारे पास? n2 की जगह रखिए Ag/v माइनस n1 की वैल्यू 1 रखिए बराबर n2 की वैल्यू Ag माइनस 1/r। ये अपवर्तन सूत्र आ गया। ठीक है, तो आप लिखेंगे यही अवतल सतह के लिए, यही अवतल सतह के लिए अपवर्तन का सूत्र है। ये समझ में आ गया होगा बच्चों आपको। अब हम आपको समझाएंगे उत्तल सतह के लिए। देखिए बेटा, जो अवतल सतह के लिए फार्मूला आया है बिल्कुल सेम आप देखेंगे वही उत्तल सतह के लिए आएगा। किस तरह से? देखिए, हेडिंग डालिए, उत्तल सतह के लिए, उत्तल सतह के लिए प्रकाश का अपवर्तन। उत्तल सतह के लिए प्रकाश का अपवर्तन। उत्तल सतह के लिए प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन फॉर कॉन्वेक्स सरफेस। रिफ्रैक्शन फॉर कॉन्वेक्स सरफेस। देखिए बच्चों, उत्तल में ना उत्तल और अवतल बताया था। उत्तल सतह ऐसी होती है जैसे मेरा पेट बीच से निकला हुआ, ठीक है, देख रहे हो। और अवतल सतह ऐसी होती है जैसे आपका पेट, क्योंकि जब मैं आपकी जैसी उम्र में था तो मेरा पेट अंदर की तरफ ऐसे दबा हुआ था, तो बीच से दबा हुआ, ठीक है। तो अब क्या हमें उत्तल बनानी है सतह, तो ये बेटा हुआ उत्तल सतह इस तरह की। आपको अब समझ में आ गई होगी। चम्मच का उभरा हुआ भाग उत्तल होता है और चम्मच का दबा हुआ भाग अवतल होता है।
ये इसके सामने बच्चों एक बिंदु वस्तु रखी है ओ। चलो मैं और फिगर थोड़ी बड़ी बना देता हूँ, कभी आपको दिक्कत हो जाए। ये आपके सामने बिंदु वस्तु ओ रखी है। डाल दी, ठीक है। ये आपके सामने क्या रखी है बच्चों, बिंदु वस्तु ओ रखी है उत्तल सतह के सामने। इससे प्रकाश की किरण चलेगी ऐसे, चली। अब बच्चों आप जानते हैं वक्रता त्रिज्या जो इसकी होगी, वक्रता केंद्र जो होगा उत्तल सतह का, वो अभिलंब, वो सतह के पीछे होगा। ये मान लो इसकी वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र C। अब इससे हम अभिलंब डालेंगे ऐसे, किस पर, आपतन बिंदु पर। आपतन बिंदु बच्चों हमारे पास ये है, ये A कह दो। अब जैसे ही ये विरल से सघन माध्यम में जाएगी तो ये बेटा अभिलंब की ओर झुकेगी ऐसे, ठीक है। अब यदि आप इसे पीछे की तरफ बढ़ाते हो तो आपको ऐसे लगेगी जैसे ये इस बिंदु से आ रही हो, ठीक है। ये बच्चों इसकी इमेज हुई आई, आभासी होती है भी। ये वक्रता केंद्र, ये वस्तु और ये उसका प्रतिबिंब इमेज। ये बच्चों इसका ध्रुव पोल। अब इस पर हमने परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ किया ऐसे, ये M कह दो। ये एंगल अल्फा, ये एंगल बीटा और ये एंगल गामा। मैंने बताया था वस्तु से एंगल अल्फा बनाते हैं, प्रतिबिंब से बीटा और वक्रता केंद्र से गामा। क्लियर हो गया इतना? चलिए अब देखिए बेटा, ये वस्तु की ध्रुव से दूरी ये ली जाएगी -q, क्योंकि वस्तु हमेशा कहाँ रखी जाती है, ध्रुव के आगे रखी जाती है। प्रतिबिंब बना तो ये भी v कैसी ली जाएगी, -q ली जाएगी, क्योंकि ये भी अवतल सतह से आगे है, सामने है। और ये बेटा आपके कैसी ली जाएगी, ये पॉजिटिव ली जाएगी r, वक्रता त्रिज्या, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, कोणों को ध्यान से देखिए बेटा। ये वस्तु है, इससे प्रकाश की किरण ये चली, ये अभिलंब है, तो ये कोण पूरा क्या हो गया, I। अब बेटा ये R है, तो देखिए ध्यान रख देना, ये कोण इतना R हुआ, इतना कोण R हुआ, ठीक है। समझ में आया? ये OA और अभिलंब की ओर ये झुकी, OA जो कोण बनाएगी अभिलंब से वो I कहलाएगा। इतना कोण ये I, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ। और ये अपवर्तित हुई से हमने पीछे बढ़ाया तो I से आती हुई प्रतीत हुई, तो ये कोण क्या हुआ, R हुआ, क्योंकि ये कोण R है। कोई डाउट नहीं है इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लिखिए, माना उत्तल सतह के सम्मुख रखी बिंदु वस्तु, बिंदु के आकार की वस्तु, बिंदु वस्तु O का प्रतिबिंब I प्राप्त होता है। तब चित्रानुसार स्नेल के नियम से देखो, फिर उसमें वही काम करेंगे। ये हमने विरल माध्यम माना, इसका अपर्तनांक n1 और इसका अपर्तनांक n2। प्रकाश की किरण 1 से 2 में जा रही है, तो हम इसे कहेंगे 1n2, 1n2 बराबर n2/n1 बराबर sin I
ओवर साइन आर। अब देखिए बिंदु वस्तु जो है बिंदु के आकार की है, तो आई और आर कोण तो सूक्ष्म होने ही होने हैं। तो फिर उसी तरह से कहेंगे चूंकि कोण आई और कोण आर सूक्ष्म कोण है। कैसे कोण है बच्चों? सूक्ष्म कोण है, अतः साइन आई लगभग बराबर आई और साइन आर लगभग बराबर आर। तब क्या आया बच्चों हमारे पास? N2/N1 बराबर I अपॉन R। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, या N1I बराबर N2R। ये इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? फिर वही कंडीशन लेंगे त्रिभुज की। देखिए चित्रानुसार यदि कुछ बच्चों ने नोट ना किया हो तो देख लें एक बार ध्यान से। अब आगे बढ़ते हैं चित्रानुसार। देखिए पहले इस त्रिभुज में लीजिए OAC में वही लगाएंगे कंडीशन। बहिष्कोण, आपका बहिष्कोण ये आई हो रहा है, अंदर वाले कोण कौन कौन से हुए? अल्फा और गामा। तो चित्रानुसार त्रिभुज OAC में तो देखो बेटा अल्फा प्लस गामा बराबर आई। त्रिभुज IAC में तो देखो अंदर वाले कोण बीटा और गामा, बाहर वाला कोण ये आर हुआ, तो बीटा प्लस गामा बराबर आर। तो इस बार आई और आर के मान कहाँ रखेंगे? समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 में आई और आर के मान रखने पर, आई और आर के मान रखने पर तो रखिए बेटा क्या आया? रखिए N1 आई की वैल्यू कितनी है? अल्फा प्लस गामा बराबर N2। आर की वैल्यू कितनी है? बीटा प्लस गामा। ये इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए आई और आर ही कोण सूक्ष्म है, तो अल्फा बीटा गामा कोण भी सूक्ष्म होंगे। तो चूंकि अल्फा बीटा और गामा कोण कैसे हैं? सूक्ष्म हैं, अतः देखिए उस स्थिति में ये M बिंदु P के निकट होगा, अतः बिंदु P के अत्यंत निकट होगा। ठीक? अतः त्रिभुज OAM में tan अल्फा सूक्ष्म होता तो हम इसे लगभग बराबर अल्फा लिख सकते हैं, बराबर लंबटे आधार, लंब तो हो गया AM और आधार हो गया OM, और OM को हम क्या लिख सकते हैं? AM अपॉन OP, और OP क्या है बच्चों हमारे पास? -U। AM अपॉन -U। त्रिभुज IAM में tan बीटा लगभग बराबर बीटा बराबर आधार क्या है? लंब क्या है? AM
और आधार क्या है IM, और IM को हम लगभग बराबर क्या लिख सकते हैं IP, और IP बराबर हो गया, बोलो -V, ये -V दिखाया हुआ है, ठीक है। त्रिभुज CAM में tan गामा लगभग बराबर गामा बराबर AM अपॉन CM, या लगभग बराबर AM अपॉन CP, और लगभग बराबर AM अपॉन CP हो गई कितनी, माइनस प्लस की R है इसमें, R रखे प्लस की। तो समीकरण 2 में अल्फा बीटा गामा के मान रखने पर अल्फा बीटा गामा के मान रखने पर रखिए, तो N1 अल्फा का मान AM अपॉन -U प्लस गामा का मान AM अपॉन R इक्वल टू N2 बीटा का मान AM अपॉन -V प्लस गामा का मान AM अपॉन R। AM कॉमन निकाल कर कैंसिल कर सकते हैं। अब मल्टीप्लाई कीजिए तो -N1 अपॉन U बराबर प्लस N1 अपॉन R बराबर माइनस, इसकी मल्टीप्लाई करो, N2 अपॉन V प्लस N2 अपॉन R। V वाले पद एक तरफ, U वाले पद एक तरफ, इसको इधर लेंगे प्लस का हो जाएगा N2 अपॉन V माइनस ये बचा N1 अपॉन U बराबर N2 अपॉन R माइनस N1 अपॉन R। ये पद इधर गया तो माइनस का हो गया। क्लियर हो रहा है इतना? गुड। अब देखिए इसको हम और थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं। तो क्या आया, N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U बराबर R लघुत्तम ले लो LCM N2 माइनस N1। बताओ यही तो आया था अवतल सतह के लिए फार्मूला, एक जैसा आया। तो जो फार्मूला उत्तल सतह के लिए आया वही फार्मूला अवतल सतह के लिए आया। अब फिर वही बात कहेंगे कि यदि बिंदु वस्तु कहाँ रखी हो, वायु में रखी हो, तो N1 तो 1 हो जाएगा और N2 को हम ले लेंगे ANG। यदि बिंदु वस्तु वायु में स्थित हो तो क्या कहेंगे बच्चों, हम N1 बराबर 1 तथा N2 बराबर ANG। तब क्या आया देखो, N2 की जगह ANG अपॉन V माइनस 1 अपॉन U बराबर ANG माइनस 1 अपॉन R। तो वही फार्मूला है अपवर्तन का। क्लियर? तो बच्चों आज की कक्षा में हम इतना ही आपको पढ़ाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे आपको ले चलेंगे। वेरी वेरी थैंक्स। यदि आपको कोई डिफ़िकल्टी आ रही है तो मुझे लिख भेजिए, और मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम आएगी। इसके नोट्स लीजिए और इसे रिवाइज कीजिए। दोनों इंपॉर्टेंट हैं। ये दोनों में से एक ज़रूर आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता रहता है। इस चैप्टर में 4 डेरिवेशन है, 4 में से 2 ये हैं, 2 और कराऊंगा। उन 4 डेरिवेशंस में से एक डेरिवेशन निश्चित रूप से, मेरा अपना अनुभव है 30 साल का, एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो आज की कक्षा को हम विराम देते हैं। वेरी वेरी थैंक्स।